हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। और आज की क्लास में हम लोग लेंसेज में एंट्री ले रहे हैं। बेसिकली ये टॉपिक कहलाता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेज। स्फेरिकल सर्फेसेज से रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे हम लोग। प्रिज्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रिज्म के जितने भी न्यूमेरिकल्स है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो आपका, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, वो आपको कंप्लीट करने हैं। इनफैक्ट प्रिज्म तक पूरी ऑप्टिक्स आपको केवल लेंसेज वाले पार्ट को छोड़ करके और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ करके बाकी की पूरी ऑप्टिक्स आप लोगों को सॉल्व करनी है। ओके, सो होपफुली वहां तक आप लोगों ने कर भी लिया होगा या तो मेहनत कर रहे होंगे आप लोग। नाउ लेट अस प्रोसीड इनटू रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सर्फेसेज। तो हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेज। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेज, ठीक है। तो स्फेरिकल सर्फेसेस पे जब भी रिफ्रैक्शन होता है, अभी हमारा मोटिव है कि कुछ हम लोग जनरल रिजल्ट डिराइव कर लें, एक फॉर्मूला डिराइव कर लें। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना। ये एक पूरा मीडियम है, मतलब यहीं तक नहीं है, पूरा मीडियम अंदर तक इधर कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो μ1 है, और अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो μ2 है, ठीक है ना। और ये मान लीजिए आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल एक्सिस की तरह। एक एक्सिस है हमारे पास, सो दिस इज द एक्सिस, जैसा प्रिंसिपल एक्सिस आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। और ये जो आपके पास सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए मैं r मान रहा हूं। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो r है, और यहां से कोई रे स्टार्ट होती है। सपोज अ रे इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां से कोई रे स्टार्ट होती है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं कहीं यहां पे मान रहा हूं, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नॉर्मल्स, जितने भी नॉर्मल्स होते हैं वो कहां तक आते हैं, दे कम टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो नॉर्मल्स होते हैं, ऑब्वियसली कोई भी हमारे पास स्फीयर है, सर्कल है, वहां पे अगर आप सरफेस पे उसके नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल कहां पे पहुंच जाएगा, सेंटर पे पहुंच जाएगा। तो यहां पर भी अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं तो नॉर्मल इज गोइंग टू कम टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से अगर मैं कोई रे सिलेक्ट करता हूं, सपोज आई एम सिलेक्टिंग अ रे, ये रे यूं गई, यहां पे टकराई, और टकराने के बाद ऐसे मुड़ गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहां पे आकर के कट करती है। तो जहां पे कट करेगी वो पॉइंट हमारे पास क्या हो गई, आई हो गई, ठीक है ना। और हम लोग मिरर्स या फिर जो भी हम लोग अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, वो सारी एनालिसिस किसके लिए है, स्मॉल अपर्चर के लिए है। स्मॉल अपर्चर के लिए क्योंकि एनालिसिस है तो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल मानेंगे, और इसी वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा वो भी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास आई है, I is the angle of incidence, ठीक है ना। और ये हमारे पास R है, R is the angle of refraction, ठीक है। और मैं कुछ एंगल्स को नाम दे देता हूं। तो सपोज इस वाले एंगल को मैं नाम देता हूं अल्फा, ठीक है ना। और इस वाले एंगल को मैं नाम देता हूं बीटा, और इस वाले एंगल को मैं नाम देता हूं गामा, ठीक है ना। और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करता हूं, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं, दिस इज पॉइंट P। ये जो परपेंडिकुलर मैंने नीचे ड्रॉप किया है यहां से, ठीक है ना, इस पॉइंट या इस पॉइंट को मैं पोल बोलूंगा P, और इस पॉइंट को M बोलूंगा। और जहां अपर्चर स्मॉल होता है वहां आप लोगों को पता है कि ये जो P और M है ये दोनों सेम पॉइंट्स होती हैं, ठीक है ना। नाउ अब हमें कंसीडर क्या करना है, तो कंसीडर ये करना है कि बिकॉज द अपर्चर इज स्मॉल देयरफॉर I इज स्मॉल एंड R इज इवन स्मॉलर, ठीक है ना। और इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं, सपोज इस पॉइंट को नाम N दे देता हूं, ठीक है ना। अब यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू राइट, ठीक है, एज द अपर्चर इज स्मॉल, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं एज द अपर्चर इज स्मॉल, ठीक है ना, क्योंकि अपर्चर जो है वो छोटा है। देयरफॉर यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर आई इज स्मॉल, देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई इज स्मॉल, ओके। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज इवन स्मॉलर, ठीक है ना। तो क्योंकि अपर्चर छोटा है, एज द अपर्चर इज स्मॉल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो जाएगा, और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो या वो हमारा इवन स्मॉलर हो जाएगा। अब अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट N,
अगर आप पॉइंट n पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करो तो यहां पे क्या लिख सकते हो आप लोग, तो यू कैन राइट μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है ना, यू कैन राइट μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। पर यहां देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है ना, कि ये देखिए आप लोग की ये जो आपके पास i है और r है ये स्मॉल है, तो जो sin i है वो अप्रोक्सीमेटली i के बराबर हो जाएगी और जो sin r है वो अप्रोक्सीमेटली r के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हो, देयरफॉर यू कैन राइट μ1 into i इट इज इक्वल टू μ2 into r, ये लिख सकते हो आप लोग, μ1 into i इज इक्वल टू μ2 into r, ठीक है। अब इस डायग्राम में अगर देखो तो i जो होगी वो किसके बराबर होगी, अल्फा प्लस बीटा होगी या नहीं होगी। फ्रॉम द डायग्राम व्हाट यू कैन राइट ओवर हियर, मैं इस चीज को तो यही लिख देता हूं कि जो i होगी वो किसके बराबर होगी, लेट मी सेट दिस, ओके। सो नाउ i इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, छोटे क्लासेस में पढ़ते ही होंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का जो सम होता है वो ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। और सेम काम आप यहां पे और क्या लिख सकते हो कि बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, आर और गामा मिलकर के किसके बराबर हो जाएंगे। देखो इस ट्रायंगल के लिए अगर आप लोग लिखोगे, इस ट्रायंगल के लिए तो आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और इस ट्रायंगल के लिए अगर आप लोग लिखोगे तो बीटा विल बी इक्वल टू गामा प्लस आर, ठीक है ना, बीटा विल बी इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगी, गामा प्लस आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो गामा किसके बराबर हो जाएगा, ये जो या आर की अगर मैं बात करूं तो आर किसके बराबर हो जाएगा, तो बीटा माइनस गामा के बराबर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं आर की बात करूं तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, तो आई तो हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा और आर हो जाएगा बीटा माइनस गामा। तो उसी चीज को अगर मैं यहां पे लिखूं तो व्हाट आई कैन राइट μ1 into i, एंड इंस्टेड ऑफ i व्हाट आई एम गोइंग टू राइट अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू μ2 into, और उसके बाद फिर अगर मैं r की जगह लिखूं तो यहां पे क्या लिखूंगा, बीटा माइनस गामा, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक आप लोगों को क्लियर है। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑफ कोर्स राइट देम, ऑफ कोर्स इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सेपरेटली लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो अब अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, μ1 into अल्फा प्लस μ1 into बीटा इक्वल टू μ2 into बीटा माइनस μ2 into गामा, ठीक है ना, ये चीज लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो μ1 into अल्फा प्लस फिर से क्या लिखोगे आप लोग, μ2 into बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू μ2 into बीटा माइनस μ2 into गामा। तो यहां तक होपफुली आप लोगों को क्लियर है। अब ये एंगल्स स्मॉल हैं, और जब एंगल्स स्मॉल होते हैं तो स्मॉल एंगल्स, मान लो कोई भी स्मॉल एंगल थीटा है तो उसके लिए थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा विच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा ऑल्सो। तो ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को हम लोग किसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन ओवर हियर एज दिस वन, μ1 tan अल्फा प्लस μ2 tan बीटा, μ1 tan अल्फा प्लस μ2 tan बीटा जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी μ2 tan बीटा, सॉरी μ2 नहीं है, ये तो μ1 ही है इस साइड पे, ठीक है ना, दिस इज μ1 ओनली। तो μ1 tan अल्फा प्लस μ1 tan बीटा प्लस μ1 tan बीटा, दिस इज इक्वल टू μ2 tan बीटा, μ2 tan बीटा माइनस μ2 tan गामा, ये वाली चीज हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है ना। μ1 tan अल्फा प्लस μ1 tan बीटा इक्वल टू μ2 tan बीटा माइनस μ2 tan गामा, ठीक है। अब अगर आप अपने डायग्राम को देखो तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, इस ऑब्जेक्ट पॉइंट को मैं O बोल रहा हूं, तो यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो यहां से अब हम लोग क्या लिखेंगे, अगर आप लोग देख रहे हो तो tan अल्फा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, nm अपॉन OP, ठीक है ना। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, μ1 into, ठीक है ना, what I am going to write over here is μ1 into tan अल्फा, एंड इंस्टेड ऑफ tan अल्फा में क्या लिखूंगा यहाँ पे, nm अपॉन OP, ठीक है ना, μ1 into tan अल्फा इज nm अपॉन OP प्लस μ1 into tan बीटा, और tan बीटा की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, तो tan बीटा इज nm अपॉन Cm, ठीक है ना, nm अपॉन Cm, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको ताकि लिख दूं। सो दिस इज इक्वल टू, इस साइड पे किसके बराबर हो जाएगा, μ2 into tan बीटा, तो μ2 into और tan बीटा वापस आप लोग क्या लिखोगे, इट इज nm अपॉन Cm, ठीक है ना,
एंड माइनस फिर से क्या लिखोगे आप लोग μ2 इंटू टैन गामा, सो इट इज μ2 इंटू एंड टैन गामा यहां से देखिए क्या हो जाएगा nm अपॉन im, ओके nm अपॉन im। अब यहां पे nm जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर, तो यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हो μ1 अपॉन OP, ठीक है ना, प्लस μ1 अपॉन CM एंड दिस इज इक्वल टू μ2 अपॉन CM माइनस μ2 अपॉन IM, ठीक है ना। अब इस बात को यहां पे ध्यान में रखिएगा आप लोग कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव मानी जाएगी, ये वाली जो डायरेक्शन है इसको क्या माना जाता है, दिस डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, क्योंकि जो लाइट की इंसिडेंट्स की डायरेक्शन होती है उसको पॉजिटिव लेना हमारी मजबूरी होती है। लाइट क्योंकि सामने की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है तो इसी डायरेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। ये जो सामने वाली डायरेक्शन है इसको क्या मानेंगे हम लोग, पॉजिटिव मानेंगे। तो क्योंकि पॉजिटिव मानेंगे तो यहां पे ये जो और हर एक डिस्टेंस कहां से नापी जाएगी, पोल से नापी जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे एक बात ध्यान रखना आप लोग, ये OP को आप OM भी लिख सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि स्मॉल अपर्चर की प्रॉपर्टी होती है कि P और M जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप माइनस U लिखोगे, ये जो OM है क्योंकि लाइट इधर जा रही है और डायरेक्शन पोल से मेजर होगी या डिस्टेंस पोल से मेजर होगी, तो इसीलिए जो OM डिस्टेंस है इसको नेगेटिव माना जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस पोल से मेजर करना तो आपको इधर जाना पड़ेगा और लाइट इधर आ रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, आप उल्टा जाओगे। तो यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है आपके पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें लिखोगे μ1 अपॉन माइनस U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, माइनस U लिखेंगे, प्लस फिर से क्या लिखूंगा मैं μ1 अपॉन, अब CM क्या है तो CM के लिए आप प्लस R लिखोगे। आप क्यों प्लस R लिखोगे, क्योंकि पोल से इधर जाओगे उसको मेजर करने और यही डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाएगी। तो μ1 अपॉन यहां पे क्या लिखा जाएगा, प्लस R एंड दिस इज इक्वल टू μ2 अपॉन CM, ठीक है ना। तो μ2 अपॉन CM और CM वापस आपका क्या हो जाएगा, प्लस R हो जाएगा। तो μ2 अपॉन CM, CM की जगह पे मैं प्लस R लिखूंगा, माइनस एंड μ2 अपॉन IM, और IM को क्या लिखोगे, प्लस V लिखोगे आप लोग। IM को क्या लिखोगे आप लोग, प्लस V। क्यों, क्योंकि इधर की ओर जाओगे उसको मेजर करने, मतलब अब पोल से I की डिस्टेंस मेजर करोगे, कोई भी डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर किया जाता है और पोल से अगर आप I की डिस्टेंस मेजर करोगे, चाहे M से I करो या P से I करो, बिकॉज M एंड P आर सेम पॉइंट्स ऑलमोस्ट, सो क्योंकि पोल से आप I की डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसको प्लस R लेना है, क्योंकि आप आगे जा रहे हो और आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी प्लस R नहीं प्लस V लेंगे, क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यानी कि क्या लिखा हुआ है कि माइनस, इस स्टेप पे लिखो माइनस μ1 बाई U, ठीक है ना, प्लस यहां पे क्या लिखा हुआ μ1 बाई R इज इक्वल टू μ2 बाई R माइनस μ2 बाई V लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं उसको इस साइड पे ले आऊं, इस चीज को अगर इस साइड पे ले आऊं और इसको अगर उधर ले जाऊं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U एंड दिस इज इक्वल टू μ2 बाई R माइनस μ1 बाई R। तो ये बहुत अच्छा हमारा फॉर्मूला बन गया है। इसी फॉर्मूले से आगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ये जो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कीप इन माइंड। सो दिस फॉर्मूला इज μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U, इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R, जहां पे सबको फिर से आपको साइन के साथ लिखना पड़ता है, ठीक है ना, जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आप लोगों को ध्यान में बहुत अच्छे से रखना है और इसी के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस के, वो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। जो भी हमारे फॉर्मूले हैं, यूटिलाइजिंग μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ओके। अच्छा, एक और बात जिसको ध्यान रखना आप लोग, कि यहाँ पे थोड़ा सा केयर लेना होता है हम लोगों को इस बात के लिए। देखो कई बार रिफ्रैक्शन एक से ज्यादा सरफेसेस पे चल रहा होता है, तो थोड़ा सा केयर इस बात के लिए लेना पड़ता है कि μ1 हमेशा वो वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है
आप μ2 को μ फाइनल और μ1 को μ इनिशियल भी लिख करके बोल सकते हो। इसका मतलब यह है कि μ2 जो है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसके अंदर रे फाइनली एंटर कर रही है, और जो μ1 है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से रे आ रही है। तो कई बार मल्टीपल सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, पहले घुसेगी फिर निकलेगी बाहर, तो जिससे एंट्री लेती है उसको μ1 बोलते हैं और जिसमें एंट्री लेती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, μ2 हमेशा। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। और R का कन्वेंशन जो है ये भी ध्यान रखना, मान लो इसमें तो R हमारा ऐसे था तो R को क्या लिया गया है, पॉजिटिव, बट मान लो कंडीशन ऐसी, मान लो कंडीशन ऐसी रहती हमारे पास, ठीक है ना, कि R मान लो कंडीशन ऐसी रहती, ठीक है ना, और लाइट फिर इधर से यूं एंट्री ले रही होती, तो इस केस के अंदर हमारा R जो है वो क्या कहलाता, R की वैल्यू क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती। तो R का भी जब हम लोग यहाँ पे ये ले रहे होते हैं, मतलब अगर ऐसी केस में अगर लाइट इधर से एंट्री ले रही थी तो इस केस में R को क्या माना गया था, पॉजिटिव माना गया था। पर ऐसा कोई अगर हमारे पास केस होता मीडियम का, इस वाले केस में जहां ये μ2 है और ये μ1 है और यहाँ पे ये μ2 है और ये μ1 है, तो इस वाले केस में आप R को नेगेटिव लोगे क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पीछे की ओर आएगी, और यहाँ पे R को, जैसा कि मैंने डेरिवेशन के लिए R यूज किया है, R को मैं पॉजिटिव लूंगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर आएगी, सामने की ओर आएगी। तो इन चीजों को और हमें ध्यान रखना है। चलिए खैर हम न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल करते वक्त और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें आप लोगों को, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास वी आर हैविंग, और लेट मी राइट दैट, determine the focal length, okay, determine the focal length of the lens shown in the diagram। तो डायग्राम में जो हमारे पास लेंस में बना रहा हूं इसकी हमें फोकल लेंथ डिटरमाइन करनी है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास लेंस है कोई, ठीक है ना, इसकी दोनों जो सरफेसेस हैं, थोड़ा और बड़ा बना लेता हूं मैं इसको, इसकी दोनों जो सरफेसेस हैं उसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है, मतलब रेडियस का प्लूरल ही रेडियाई होता है, तो दोनों सरफेसेस की रेडियाई ऑफ कर्वेचर आपको R ही गिवन है, मतलब इसकी भी प्लस R है और इसकी भी प्लस R है, और इसकी फोकल लेंथ हमें डिटरमाइन करनी है। इस साइड पे जो मीडियम है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर जो मीडियम है अंदर लेंस के वो μ2 है, और इधर की ओर जो मीडियम है वो μ3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है। और क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि μ1 इज लेस देन μ2 इज लेस देन μ3, ये हम लोगों को गिवन है। तो ऐसा कोई लेंस है जिसके इस वाले सरफेस की भी फोकल लेंथ प्लस R लेंगे, इधर से हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, और इस वाले सरफेस की भी फोकल लेंथ हम लोग क्या लेंगे, प्लस R लेंगे, ठीक है ना। तो हमें फोकल लेंथ जो है वो मीडियम की डिटरमाइन करनी, वी हैव टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द, और फोकल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है इसकी फोकल लेंथ हम लोग को डिटरमाइन करनी है, विच इज नॉट अ बिग डील, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। कैसे, लेकिन आप लोग को इसको 2 बार यूज करना पड़ेगा, सेम को आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा। तो कैसे 2 बार, मतलब एक बार यहां से जब रेस में एंट्री लेगी तब आपको यूज करना पड़ेगा, और फिर यहां से एंट्री लेगी बाहर तब यूज करना पड़ेगा। मैं पहले इस चीज को आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं कि होगा क्या यहां पे। तो जब भी रे एंट्री लेगी, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना आप लोग कि जब भी रे एंट्री लेगी तो उस केस में इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। भाई इसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना, इस वाले का अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और इस वाले का अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि रे जो है यहां टकराती है कहीं, ठीक है ना। तो यहां से हमारी रे चलती है, द रेज स्टार्टिंग, मान लो ये हमारी ऑब्जेक्ट है, तो यहां से रे स्टार्ट हुई, यहां टकराई इस पॉइंट पे, एंड इट्स गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना। और फिर यहां पर वापस वो नॉर्मल से टकराएगी, ठीक है, यहां पर वापस वो नॉर्मल से टकराएगी, और यहां से वापस नॉर्मल से टकराने के बाद फिर क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है ना। यहां से अगेन इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। मैं यहां बीच से थोड़ा मिटा देता हूं इसको, इनफैक्ट मिटाना थोड़ा डिफिकल्ट है, आई एम एलिमिनेटिंग लाइक दिस, ओके। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां से जाकर के ये जो रे है हमारी, इट्स गोइंग टू स्ट्राइक ओवर हियर, यहां कहीं स्ट्राइक करेगी, और उसके बाद यहां से वापस वो बेंड हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे तो ये कहां जाकर के टकराती, ठीक है, तो ऐसे तो वैसे तो ये ऐसे अगर बिल्कुल ले जाते सामने तो इसका कोई वर्चुअल इमेज पीछे बन जाता, आप ऐसा दिखता आपको, ठीक है ना। पर यहां से
इट इज गोइंग टू अगेन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और कहीं यहां आकर के टकराएगी, ठीक है ना। तो जहां पर आकर के टकराएगी वहीं पर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे क्या बन रहा है, इसका इमेज बन रहा। पर ये फोकल लेंथ वाला डायग्राम नहीं है, इस बात को आपको समझना है। ये मैंने इन जनरल एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके और डायग्राम यहां पे बनाया है, ठीक है ना। यहां पे ये वाला जो सरफेस है ये कैसा इमेज बनाएगा, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस सरफेस के लिए, ठीक है ना, और फिर वहां पे उसकी रियल इमेज बनाएगी, ठीक है। तो ये तो बात है, लेकिन अब अगर हम लोग बात करें वाकई में क्या होने वाला है, ठीक है ना, तो वाकई में क्या होने वाला है कि जब भी हम फोकल लेंथ डिराइव कर रहे होते हैं तो वी मस्ट कीप इन माइंड व्हेनेवर वी आर डिराइविंग द फोकल लेंथ की ये जो और रेज जो होती हैं वो कहां से आती दिखनी चाहिए, जो रेज होती हैं वो इंफिनिटी से आनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, जब भी फोकल लेंथ डिराइव कर रहे हो तो फोकल लेंथ डिराइव करते वक्त इस बात को ध्यान में रखना होता है कि द पॉइंट वेयर द रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी कम एंड कन्वर्ज, उस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलते हैं कि फोकस है, और पोल से लेकर के उसकी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज अ थिन अरेंजमेंट। तो फोकल लेंथ डिटरमाइन करने के लिए रे कहां से आनी चाहिए, द रे मस्ट कम फ्रॉम इंफिनिटी। ये जो रे है उसको इंफिनिटी से आना पड़ेगा अगर हमें फोकल लेंथ डिटरमाइन करनी है, तो ठीक है ना। सो द रे इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी स्ट्राइकिंग समवेयर ओवर हियर, देन इट्स गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर जो रे है जो इंफिनिटी से आ रही है, इट्स गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो पहले वाले में मान लो पहला वाला ये डायग्राम है, यहां पर आकर के टकराएगी, ठीक है ना, यहां पे यूं आकर के टकरा रही है, और यहां से इट्स गोइंग, दिस इज द नॉर्मल फॉर द फर्स्ट सरफेस, ठीक है ना। यहां से किधर बेंड हो जाएगी, इट्स गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये जो हमारी रे है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी सी बेंड होगी, ठीक है ना। और फिर यहां से ये दूसरे वाले सरफेस का जो नॉर्मल होगा, यहां से मैं और एक नॉर्मल सेलेक्ट करता हूं फॉर द सेकंड सरफेस, और यहां टकराने के बाद फिर से वो थोड़ी और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है ना, और आकर के कहीं यहां पे कट करेगी, और जहां कट करेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारी क्या है, फोकल लेंथ है। पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी सी बेंड होगी, और फिर और थोड़ी बेंड हो जाएगी, और आकर के जहां कट करेगी, जहां फाइनल इमेज बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इमेज जहां पे फाइनल इमेज बनेगा वही हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी। तो यहां से यहां तक ये हमारी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको फोकल लेंथ डिटरमाइन करने बोले तो ऑब्जेक्ट कहां सिचुएटेड होना चाहिए, इंफिनिटी पे, क्योंकि फोकस की यही डेफिनेशन होती है, इट इज द पोजीशन वेयर द इमेज फॉर्म्स फॉर एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट इंफिनिटी, ठीक है ना। तो इंफिनिटी से मैं ले आया हूं ऑब्जेक्ट को। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना आप लोग कि अगर ये रे को मैंने यहां पे बेंड नहीं कराया होता, इसको ऐसे अगर सीधा ही ले गया होता तो ये ऐसे सीधी गई होती यहां पे, और इसने जाकर के कहीं इधर इमेज बनाया होता, ठीक है ना। सो इस बात को और हमें ध्यान में रखना है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस टाइप है, तो इसको मान लो मैं I1 बोल रहा हूं, ये वाली जो इमेज है, इस इमेज को मैं क्या नाम दे रहा हूं, I1 इमेज नाम दे रहा हूं, ठीक है ना। ये हम लोग ऐसे बिल्कुल ले जाते सीधा, और जहां जाकर के मीट करती, ठीक है ना, जहां भी जाकर के ये मीट करती वहीं पे हम लोग क्या बोलते हैं कि फाइनल इमेज बन रही है। तो फाइनल इमेज तो इमेज बन रही है रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 से, तो रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 से जो इमेज बनी है वो हमारी फर्स्ट इमेज होगी, और उसी इमेज को जब हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, किसके लिए, सरफेस 2 के लिए, तो हमारी क्या बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो आप लोग स्केल वगैरह से बना लेना, ज्यादा अच्छा बन जाएगा। तो दिस इज I1। तो नाउ अगर मैं सरफेस 1 के लिए लिखूं, दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2, तो अगर मैं सरफेस 1 के लिए इक्वेशन लिखता हूं तो क्या लिखूंगा यहां पे, ये डायग्राम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि सरफेस 1 के लिए अगर मैं लिखूंगा फॉर सरफेस 1, ठीक है ना, फॉर सरफेस 1 आप लोग क्या लिखोगे, u इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, u जो है वो माइनस इनफाइनाइट है, और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है मान लो उसको I1 बोल रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है उसको मैं I1 ही नाम दे रहा हूं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस I1 हो जाएगा।
जो v की वैल्यू हो जाएगी वो प्लस i1 हो जाएगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप प्लस r लिखोगे क्योंकि लाइट इधर से एंट्री ले रही है और ऐसा सरफेस है तो इसकी रेडियस आगे है। तो सरफेस 1 के लिए अच्छा v आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो उसको प्लस i1 अभी मत ही लिखिए, तो u इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट है एंड v की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू v की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, r की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू प्लस r। तो अब हम क्या यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइजिंग μ2 बाई v, ठीक है ना, या म्यू फाइनल अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं तो म्यू फाइनल बाई v माइनस म्यू इनिशियल बाई u इट इज इक्वल टू म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल बाई r। अगर मैं इसको यूटिलाइज करूं, ठीक है ना, यूटिलाइजिंग दिस फॉर्मूला, इसको मैंने यूटिलाइज किया तो म्यू फाइनल की जगह पे क्या लिखूंगा, μ2, मैं सरफेस 1 के लिए यूटिलाइज कर रहा हूं तो म्यू फाइनल μ2 है बाई v, ठीक है ना, v हमारा जो i1 का डिस्टेंस है, v1 उसको मैं बोल देता हूं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, सपोज यहां से लेकर के इसके यहां से पोल से लेकर के और यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इस डिस्टेंस को सपोज मैं v1 बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा, μ2 बाई v1 और माइनस फिर यहां पे मैं क्या लिखूंगा, μ2 बाई v1 माइनस म्यू इनिशियल इसका μ1 है तो μ1 बाई u, अब u की जगह पे लिखूंगा माइनस इनफाइनाइट एंड दिस इज इक्वल टू म्यू फाइनल दैट इज μ2 माइनस म्यू इनिशियल दैट इज μ1 अपॉन प्लस r हो जाएगा। तो ये तो जीरो ही हो गया क्योंकि एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो। तो यहाँ पे आप देखो μ2 बाई v1 जो है वो μ2 माइनस μ1 बाई r है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देयरफॉर आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 बाई v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ2 इंटू r, या तो अगर आपको v1 लिखना है तो यहां से v1 क्या लिख सकते हो, v1 इज इक्वल टू μ2 इंटू r डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ1। ओके, सो दिस इज आवर v1। तो ये हमें v1 पता चल गया, ठीक है ना। तो एक बार अब हम लोग को अगर v1 पता चल गया, अब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखो v1 जो है हमें पता चल गया है ना। अब सरफेस 2 के लिए अगर मैं लिखूं सेम इक्वेशन, नाउ फॉर सरफेस 2, तो सरफेस 2 के लिए अगेन अगर आप लोग देखोगे तो जो u है, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, प्लस v1 होगी या नहीं होगी, u इज इक्वल टू प्लस v1 आपको लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सरफेस 2 के वो आगे बनी हुई है और ये डायरेक्शन, ये जो सामने वाला डायरेक्शन है, इसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि लाइट इधर से इधर जा रही है। तो u इज इक्वल टू सरफेस 2 के लिए u की वैल्यू तो प्लस v1 हो जाएगी, ठीक है ना, एंड r की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी प्लस r रहेगी और हमें v कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो अगेन यूटिलाइजिंग, हम फिर से वही यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइजिंग म्यू फाइनल बाई v माइनस म्यू इनिशियल बाई u इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, ये लिखना है, म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल बाई r, ये लिखेंगे हम लोग, म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल बाई r, ठीक है। तो यहां तक तो आप लोगों को क्लियर ही है ये फॉर्मूला जो है। तो म्यू फाइनल, अब सरफेस 2 के लिए म्यू फाइनल μ3 है और v हमें कैलकुलेट करना है, माइनस म्यू इनिशियल उसके लिए μ2 है, सरफेस 2 के लिए म्यू इनिशियल μ2 है और म्यू फाइनल μ3 है, बाई u, और u की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, प्लस v1 लिखोगे। तो प्लस v1 का मतलब कितना हो गया, प्लस μ2 इंटू r अपॉन μ2 माइनस μ1, ये चीज लिखोगे आप लोग, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू म्यू फाइनल, तो म्यू फाइनल वापस μ3 हो गई, म्यू इनिशियल μ2 हो गया बाई r। इसको सॉल्व करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करके हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ v, ठीक है ना, जो कि हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व दिस। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एक स्टेप और यहां पे नीचे लिख लेता हूं मैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अगर हम एलसीएम ले लें यहां पे, बट एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसको उस साइड पे ले जाते हैं। तो μ3 बाई v जो लिखी हुई है इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 बाई r, और ये अगर उधर जाके प्लस हो जाता है तो प्लस फिर से क्या हो जाएगा आपके पास, तो μ2 स्क्वायर, ठीक है ना, μ2 स्क्वायर माइनस μ1 μ2 अपॉन फिर से क्या हो जाएगा, μ2 इंटू r, ये हो जाएगा ना। इस साइड पे इधर माइनस है, इस साइड पर आकर के क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब यहां पे मैं अगर एलसीएम ले लूं तो यहां पे अगर एलसीएम लेता हूं तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, उस साइड पर तो हमारे पास केवल क्या है, μ3 बाई v है, और इक्वल टू इस साइड पर अगर आप एलसीएम लोगे तो यहां पे लिखोगे आप लोग μ3 μ2 यानी μ2 μ3 माइनस μ2 स्क्वायर,
ठीक है ना, और प्लस फिर से क्या लिखा है μ2 स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर से क्या लिखा हुआ है माइनस μ1 μ2 और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा μ2 इंटू आर हो जाएगा। तो ये μ2 स्क्वायर और μ2 स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, यानी μ3 बाई वी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो μ2 को, तो μ2 कॉमन हो गया और अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा μ3 माइनस μ1 और अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ μ2 इंटू आर। तो यहाँ μ2 से μ2 कैंसिल आउट हो गया, तो देयरफॉर 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या हो गया μ3 माइनस μ1 अपॉन μ3 इंटू आर। तो देयरफॉर यहां से v की जो वैल्यू हो गई इट इज μ3 इंटू आर अपॉन μ3 माइनस μ1। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ v। यहां से यहां तक की जो फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस है वो भी तो हमारी v ही है ना, क्योंकि जो फाइनल इमेज बनती है, कोई भी लेंस जो फाइनल इमेज बनाएगा किसी भी इनफाइनाइट पे स्थित ऑब्जेक्ट की, वही इसकी क्या रहेगी फोकल लेंथ रहेगी। मतलब कि किसी भी लेंस द्वारा अगर कोई भी इमेज बनाई जाए इनफाइनाइट डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट की, तो वो इमेज कहां बनाता है अपने फोकस पे बनाता है। तो इस लेंस ने जो फाइनल इमेज बनाया है, ठीक है ना, वो v डिस्टेंस पे बनाया है और v ही इसकी फोकल लेंथ कहलाएगी। और v जब मैंने कैलकुलेट किया बहुत सिंपल से अपने इक्वेशंस को यूज करके, तो v की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज μ3 इंटू आर अपॉन μ3 माइनस μ1। ओके, सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। हमें बहुत इजीली ये क्लियर हो गया है। एक बार और इस न्यूमेरिकल को देखिए ध्यान से, अगर कोई डाउट है, ठीक है ना, तो इसमें जरूर पोस्ट कीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। ओके, सो होपफुली ये न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हम लोगों ने केवल साइन स्कीम और फॉर्मूले को यूज किया। ओके, तो चलिए और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हम लोग, ठीक है ना, इसी टॉपिक पे बेस्ड। तो अब जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है। वी आर हैविंग ए स्फेरिकल सरफेस। चलिए पहले मैं स्फीयर बना लेता हूं, ठीक है ना। तो वी आर हैविंग ए स्फेरिकल सरफेस लाइक दिस, और इस स्फेरिकल सरफेस का ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, आर, ठीक है ना। और यहां से ये कट थ्रू हो जा रहा है, यहां से ये कट हो रहा है, ये जो प्लेन है, ठीक है ना। तो ये प्लेन यहां से कट हो रही है, या प्लेन जो है इसको कट कर रही है। और ये जो हमारे पास मिरर है, या आप बोल सकते हो सिल्वर्ड सरफेस है एक, ठीक है ना। यहां पे ये हमारे पास क्या है, सिल्वर्ड सरफेस है। अब बाहर की ओर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, और अंदर की ओर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1.5 लेना है। और यहां पर हमारे पास पोल है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, द क्वेश्चन इज कि इस पोल से ये वाला जो प्लेन है वो किस डिस्टेंस पे हो, ठीक है ना। ये वाला जो प्लेन है, सपोज दिस इज द पोल एंड दिस इज द प्लेन, सो व्हाट मस्ट बी द डिस्टेंस x, ठीक है ना। ये पोल और प्लेन के बीच में डिस्टेंस x क्या हो, ताकि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे लाई कर रही, ऑब्वियसली उसके रेज जो है वो पैरेलल आएंगे। कोई भी रेज पैरेलल आ रहे हैं मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट के अंदर म्यू की वैल्यू 1 है बाहर, और हमारे पास एक ग्लास स्फीयर है, पर वो कंप्लीट ग्लास स्फीयर नहीं है, आप मान सकते हो पेपर वेट टाइप का, जिसका एक साइड प्लेन है और जो प्लेन वाला साइड है उसकी सिल्वरिंग भी की गई है। तो ये जो प्लेन वाली साइड है उसकी इसकी पोल से क्या डिस्टेंस हो, ताकि अगर एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उसकी फाइनल इमेज कहां बने, पोल पे बने, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं कि इन द शोन डायग्राम determine the distance x of the silvered plane from the pole of the spherical refracting surface, from the pole of the spherical refracting surface, such that the image of a very far object forms at the pole itself. Okay, such that the image मतलब जब भी बोले तो such that it is the final image. Okay, such that the final image
such that the final image of a very far object forms at the pole itself. तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया है आप लोगों को कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, बाहर म्यू की वैल्यू 1 है, इसके अंदर म्यू की जो वैल्यू है 1.5 है, ठीक है ना। लेकिन ये पूरी की पूरी स्फेरिकल नहीं है, एक साइड पे इसमें एक प्लेन है, ठीक है ना, जिसको कि सिल्वरिंग की गई है। आपसे ये पूछ रहा है कि इस प्लेन की डिस्टेंस पोल से कितनी हो, ताकि जो बहुत ही दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थित हो तो उसकी जो फाइनल इमेज बने वो आकर के कहां बनेगी, पोल पे ही बनेगी। क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाएगा मैथमेटिकली, बट आप लोग एक बार रे डायग्राम वगैरह भी बना करके और सिचुएशन को रियलाइज करने की कोशिश करना, बिकॉज दैट मेक्स यू अ बेटर फिजिसिस्ट, दैट डीपेंस योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑप्टिक्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा लोड एक बार में नहीं दे रहे क्योंकि आप लोग बोर्ड की भी क्लासेस है और केवीपीवाई भी बहुत करीब आ चुकी है, तो केवीपीवाई की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए लेक्चर्स को बहुत हम लोग शॉर्ट रख रहे हैं। वंस केवीपीवाई इज ओवर, बोर्ड क्लासेस में थोड़ा आप लोग का मोमेंटम बन जाएगा, तो इन क्लासेस को हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे। विल बी टेकिंग इट टू 50 मिनट्स। पहले 1 आवर की क्लासेस हुआ करती थी, 1 आवर से भी ज्यादा की हुआ करती थी ये क्लासेस, बट उस वक्त बोर्ड वगैरह की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इतना लोड नहीं था आप लोगों के ऊपर। हाँ, लेकिन अब हम लोग लेंसेज में एंट्री ले रहे हैं। दिस वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक्स ऑफ ऑप्टिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो, क्योंकि ऑप्टिक्स का नाम सुनते ही हम लोग को लेंस ही याद आते हैं, ठीक है ना। तो ये लेंसेज इस टॉपिक का आखिरी टॉपिक है ऑप्टिक्स का, और लेंसेज के बाद हम लोग लास्ट फाइनल टॉपिक हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, जो इसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है ना। सो वी आर एट द फैग एंड ऑफ ऑप्टिक्स, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। और मोर इंपॉर्टेंटली लेंसेज से पहले तक जितनी भी चीजें हैं उन सारे क्वेश्चंस, उनके सारे क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से और आपकी जो रेफरेंस बुक्स है उससे सॉल्व कीजिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।